हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। ये है पार्ट 2 इस चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। और हम पार्ट 1 में कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, वैल्यू एडेड मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक। स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड टॉपिक हम कर चुके हैं ऑलरेडी पार्ट 1 में। थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है कि कोई भी जो कंपनी है, फार्मर्स वगैरह कोई भी जो भी है, वो वैल्यू कितनी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। हमने पढ़ लिया पार्ट 1 में कि वैल्यू एडेड मेथड कैसे हम निकालते हैं, वैल्यू कितनी ऐड हो रही है उससे हम नेशनल इनकम निकाल लेंगे। इनकम मेथड में क्या होता है कि आपकी जो इनकम है, जितनी भी आपकी इनकम है, जितने भी लोग हैं हमारी कंट्री में, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, वो जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो इनकम को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। तो जितनी भी वो इनकम जनरेट कर रहे हैं उससे हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इनकम मेथड में आता है कि जो जितनी इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने लोग हैं वो जो इनकम जनरेट कर रहे हैं उससे नेशनल इनकम कैलकुलेट करना इनकम मेथड में आता है। लेकिन जब हम इससे निकालेंगे तो हमें हमारा निकल के आएगा एनडीपीएफसी निकल के आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन एनडीपीएफसी से नेशनल इनकम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ता है, तब हमारा एनएनपीएफसी जो कि हमारी एक्चुअल नेशनल इनकम होती है वो निकल के आती है। तो इनकम मेथड क्या होता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी बोलते हैं और फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं हम ये, टू द ओनर्स जो कि हाउस होल्ड्स हैं, ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री by the residents और नॉन रेजिडेंट्स is called domestic income। कि जितना भी टोटल होता है फैक्टर इनकम का जो जनरेट हुआ है हमारी कंट्री में, जो कि जनरेट किसने किया है, रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स ने, ठीक है, उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और डोमेस्टिक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम टू फाइंड नेशनल इनकम। तो जब हम इस डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो हमारी नेशनल इनकम निकल के आती है। फैक्टर इनकम क्या होती है, ये मैंने बताया था, जो हमारी अर्नड इनकम होती है। जब हम कोई किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपनी, जैसे आप एम्प्लॉय है, आप अपना स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को, तो आपको बदले में सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेंगे, तो वो आपकी अर्नड इनकम होगी। आपने किसी को रेंट पे लैंड दे रखी है तो वो वहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं बदले में आपको रेंट दे रहे हैं, रेंट आपकी अर्नड इनकम है। तो अर्नड इनकम ही हम फैक्टर इनकम्स में काउंट करते हैं। जो अनअर्नड इनकम होती है वो हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन जो रिसीव होती है सीनियर सिटीजन को, उसको हम अर्नड इनकम नहीं मानते हैं, अनअर्नड इनकम मानते हैं, क्योंकि बदले में वो गवर्नमेंट को इसके बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं, तो इसको अनअर्नड इनकम होती है और इसको हम फैक्टर इनकम में काउंट नहीं करते हैं। फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम अर्न्ड बाय पर्सन एज अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विस। जो फैक्टर सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके बदले में जो आपको इनकम अर्न हुई है वो होती है फैक्टर इनकम। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी फॉर हिज लेबर, रेंट फॉर हिज लैंड, इंटरेस्ट फॉर हिज कैपिटल और प्रॉफिट फॉर हिज एंटरप्रेन्योरशिप। इट मस्ट बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम आर ओनली अर्न्ड इनकम। फैक्टर इनकम अर्न्ड इनकम होती है। इट डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम विच इज नॉट अर्न। इसमें कोई भी ऐसी इनकम नहीं आती जो आपने खुद अर्न नहीं करी है और फॉर विच अ फैक्टर सर्विस हैज नॉट बीन रेंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन रिसीव बाय द सीनियर सिटीजन्स इज नॉट देयर अर्न इनकम। वो उनकी अर्न इनकम नहीं होती। इट जस्ट हेल्प बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। सिर्फ गवर्नमेंट उसको हेल्प कर रही है, रिटर्न में गवर्नमेंट को उससे कुछ नहीं मिल रहा है। सच रिसीट्स और पेमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांसफर रिसीट्स। ऐसी रिसीट्स और पेमेंट को हम ट्रांसफर रिसीट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। और इनको हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में एस्टिमेट नहीं करते हैं।
अब टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम क्या होते हैं, टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशंस हम बोल सकते हैं फैक्टर इनकम के। सबसे पहले आती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो कि हम एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जब वो पूरा महीना काम करेंगे तो हमको उनको सैलरी वेजेस तो देनी पड़ेगी, तो वो आती है हमारी फैक्टर इनकम में। पेमेंट इन काइंड, कि जैसे कि आपने रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया अपने एम्प्लॉयज को, तो ऐसी सब चीज़ें भी फैक्टर इनकम में काउंट होती है, नेशनल इनकम में काउंट होती है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, जैसे कि प्रोविडेंट फंड होता है, आपने अपनी एम्प्लॉयज के लिए अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ये आता है इसमें। पेंशन ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पे जो पेंशन दी जाती है वो भी इसमें काउंट होती है। ऑपरेटिंग सरप्लस, इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपको प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है वो इसमें आती है। इसमें आता है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट को 3 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। डिविडेंड, डिविडेंड वो होता है जो आप अपने जो प्रॉफिट का पार्ट आप अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करते हो। कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, ये वो होता है जो आप अपने प्रॉफिट का पार्ट गवर्नमेंट को एज अ प्रॉफिट टैक्स पे करते हो। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो आता है जो कि एक फर्म होती है वो अपने फ्यूचर यूज के लिए सेव करके रख लेती है, तो वो होती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगला पॉइंट आता है, अगला टाइप है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम वो होती है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अर्न करते हैं, चाहे अपनी लेबर, अपनी लैंड, अपनी कैपिटल, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को यूज करते हुए, ठीक है। दीज इनकम आर मिक्सचर ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और ये इनकम वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट सबका मिक्सचर होता है, इसीलिए हम इसको मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। सेपरेट एस्टिमेशन ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल, कि हम इनको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट हायर्ड परचेज फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हम मार्केट से हायर है परचेज नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड, इनकम मेथड जब इनकम मेथड से आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो तो उसके कुछ प्रिकॉशंस हैं, और वो क्या क्या है। ट्रांसफर अर्निंग, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस, ये सब हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, बिकॉज corresponding to transfer payment there is no value addition in the economy. However, as already noted, retirement pension are to be included in national income as these are part of compensation of employees. कि रिटायरमेंट पे जब आपको पेंशन मिलती है वो तो हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है, लेकिन जो अनअर्न्ड इनकम है, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस वगैरह, ये सब हम कैलकुलेट नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, जैसे कि थेफ्ट हो गया, गैम्बलिंग एटसेट्रा, इन सब से जो भी आपने इनकम अर्न करी है ये भी हम नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करते। एज रिगार्ड्स इनकम जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ ब्लैक मनी, इट इज नॉट इंक्लूडेड सिंपली बिकॉज नो एस्टिमेट्स आर अवेलेबल ऑफ सच इनकम्स। तो जितना भी ब्लैक मनी अर्न किया है तो वो सारा का सारा आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे। नेक्स्ट आता है कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जब आपने सेकेंड हैंड सेल परचेज करी है किसी भी गुड्स की तो उस पर जो कमीशन हुई है ना वो आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे, लेकिन उस पर्टिकुलर गुड्स का जो भी आपने सेल किया उसकी जो वैल्यू है वो आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था ये पिछले पार्ट में। ब्रोकरेज जो होती है जो कि सेल परचेज से होती है शेयर और बॉन्ड के, वो भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स, यानी कि लॉटरी से जो भी आप लॉटरीज वगैरह जो होती है उससे आपको जो इनकम हुई है वो भी आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउसेस इज टू बी ट्रीटेड अलॉन्ग विद रेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है, जो कि रेंटल वैल्यू होती है हर हाउस की, मैंने आपको पहले भी बताया था, भले ही वो आपने रेंट पे दिया है नहीं दिया है, लेकिन हर हाउस की एक रेंटल वैल्यू होती है जो कि हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन देयर शुड बी जनरेशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, इट शुड बी टेकन अकाउंट ऑफ। जो सेल्फ यूज के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि फार्मर ने व्हीट उगाया और वो सिर्फ अपने यूज के लिए उगाया तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, डिविडेंड्स हो गए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हो गए, इनको हम ऑलरेडी कंपोनेंट्स इनको हम ऑलरेडी नेशनल इनकम में ले चुके होते हैं एज अ कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट।
प्रॉफिट्स, हाँ ये प्रॉफिट्स के पार्ट्स है ना, हमने अभी पढ़ा था कि प्रॉफिट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इनको हम ऑलरेडी कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में ले चुके हैं, ऑलरेडी इनको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इनको हम अलग अलग नहीं कैलकुलेट करेंगे, एक ही बार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, income tax is paid out of compensation of employees, it should not be added in the estimation of national income। income tax जो होता है, जो कि आपको compensation of employees, जो भी आपको सैलरी वेजेस पे मिलता है, उसको भी हम नहीं इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। वेजेस एंड सैलरी जो आपको कैश और काइंड में मिलती है और जो सोशल सिक्योरिटी मिलती है, ये सब कुछ कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है, और हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को नेशनल इनकम में एक बार काउंट कर चुके हैं, तो हम इनको अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है ये, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को हम काउंट कर चुके हैं, तो इनको अलग अलग नहीं करेंगे। अब चलो ये एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एन इकोनॉमी, इकोनॉमी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन यूजिंग इनकम मेथड, इनकम मेथड का यूज करके हमें पहले डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, फिर हमें नेशनल इनकम निकालनी है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है, करोड़ में है या वेजेस इतने हैं, रेंट इतना है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना था, डोमेस्टिक इनकम। तो चलिए निकाल लेते हैं हम हमारी डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या क्या आएगा डोमेस्टिक इनकम में, वेजेस आएंगे 10,000, रेंट आएगा, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये सारी चीजें आएंगी हमारी डोमेस्टिक इनकम में। वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड प्लस मिक्स्ड इनकम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स तो ये सारी चीजें आएंगी। वेजेस कितनी है देख लेते हैं यार, 10,000, रेंट 5,000, 400, 3,000, 400, 200, 400 एंड 400 तो 10,000, ये सब करोड़ में चल रहा है। 5,000, 400, 3,000, 400 प्लस 200 प्लस 400 प्लस 400, तो आप इनका टोटल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 19,800 करोड़। ठीक है, तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम निकल के आ गई है। हमने नेक्स्ट बोला था कि हमें नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम में कुछ नहीं करना होता, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको ऐड करना होता है। डोमेस्टिक इनकम हमने अभी निकाल ली 19,800, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है हमारी 1,000 है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, निकल आएगा 20,800। तो हमारी दोनों निकल गए, डोमेस्टिक इनकम भी और नेशनल इनकम भी हमने कैलकुलेट कर लिया। चलो फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, ये लास्ट मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। इसमें हम वो एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करते हैं, उस एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करते हैं जो हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज में खर्च किया है।
ठीक है, जो भी हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करे हैं उस पे जो हमने खर्चा करा है, मतलब हमने परचेज करा है तो हमने खर्चा करा है ना, एक्सपेंडिचर करा है ना, तो वो सब कुछ हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे हमने कितना खर्चा करा है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, सिंस फाइनल एक्सपेंडिचर कंप्राइजेस कंजम्पशन, इसमें कंजम्पशन होता है सी, इन्वेस्टमेंट होता है आई, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, और इनकम डिस्पोजल मेथड भी हम बोलते हैं इसको। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी कॉल GDP-MP। इट इज एडजस्टेड टू फाइंड NNP-FC और नेशनल इनकम। जब हम एक्सपेंडिचर निकालते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो कि एक साल में प्रोड्यूस हुआ है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं GDP-MP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो GDP-MP से फिर हम बाद में निकालते हैं NNP-FC। वो हम कैसे निकालते हैं, चलो आगे बताते हैं। पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर की। फाइनल एक्सपेंडिचर यानी कि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है उस पर जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि C, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि G, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I, नेट एक्सपोर्ट्स X-M बोलते हैं इसको, नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि जो सी है ये होता क्या है, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स या नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। किसी ने भी जो सोसाइटी के लिए सर्व करने के लिए एक्सपेंडिचर किया वो, जैसे कि कंज्यूमर सर्विसेज, हम कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किसी ने हमसे कोई चीज़ खरीदी, इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी शॉप है, उसने आपसे कुछ खरीदा और उसमें कुछ खराबी निकली तो आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो कंज्यूमर सर्विस। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स दैट इज गुड्स which are not repeatedly used like butter और milk। जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो भी इसी में आते हैं, जैसे बटर और मिल्क, जिनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जिनको हम बहुत रिपीटेडली यूज करते हैं, बहुत सालों तक यूज करते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया और कोई भी मशीन्स होगी, वॉशिंग मशीन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स कोई भी। ठीक है, तो ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आती है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आता है, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है, जैसे कि उन्होंने कुछ गुड्स एंड गुड्स खरीदे हैं, किस लिए, डिफेंस पर्सनल के कंजम्पशन के लिए, जो डिफेंस लोग यूज करेंगे उनके लिए उन्होंने कुछ गुड्स खरीदे, उसके गवर्नमेंट ने उस पर खर्चा करा है। ठीक है, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आता है जो कि इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स, जो कि प्रोड्यूसर्स जिस पे एक्सपेंडिचर करते हैं। दीज गुड्स आर टू बी फर्दर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और इन गुड्स को हम बाद में भी प्रोडक्शन की प्रोसेस में लगाते हैं। एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर बाय द फार्मर ऑन द परचेज ऑफ ट्रैक्टर। जैसे ट्रैक्टर खरीदा एक फार्मर ने, तो ट्रैक्टर खरीदा, उसको खेत में काम पे लगाएगा, उससे और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जिसको हम बाद में फर्दर और गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए लगाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च की गई होती है। ठीक है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। इकोनॉमिस्ट ऑफन क्लासिफाई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिस्ट ने और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करते हैं। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, जो कि हाउस होल्ड जो होते हैं वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना घर बनाने के लिए। पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करा रोड, डैम, ब्रिजेस बनाने के लिए, तो ये सारी चीजें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आती है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है, इट रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, कि एक साल में आपके स्टॉक में कितना चेंज आया, जैसे कि हम क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस होता है, वो होती है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। नेट एक्सपोर्ट्स आ जाते हैं हमारे। नेट एक्सपोर्ट्स रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का डिफरेंस होता है हमारा। ठीक है, एक्सपोर्ट क्या होते हैं, जो हम बाहर भेजते हैं, और जो हम अपने देश में लेके आते हैं बाहर से, वो इम्पोर्ट होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट
आर एन एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमने प्रोड्यूस किया वो फॉरेनर्स ने खरीदा, वो हमारे एक्सपोर्ट हो गए। वाइल इम्पोर्ट्स आर एन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस अब्रॉड, जो बाहर प्रोड्यूस हुए और हमने खरीदे वो हमारे इम्पोर्ट्स हो गए। वाइल एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इज एडेड टू टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स होते हैं वो हम टोटल एक्सपेंडिचर में ऐड करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में। एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट इज डिडक्टेड, और इसमें से हम एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट को डिडक्ट कर देते हैं। दिस एडजस्टमेंट इज एसेंशियल फॉर अ प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये जरूरी होता है जब हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज निकाल रहे होते हैं, यानी जीडीपी एमपी निकाल रहे होते हैं, और इस एक्सपेंडिचर का जो टोटल होता है वो होता है हमारा जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी से हम जाते कैसे हैं एनएनपीएफसी में, जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी में कैसे जाएंगे, एक मिनट। तो जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी में कैसे जाएंगे, मैंने पहले भी बताया था। जीडीपी एमपी में जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपका निकल आएगा एनडीपी एमपी आपका निकल आएगा। इसमें आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, तो आपका एनडीपीएफसी निकल आएगा, एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इसमें जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो आपका एनएनपीएफसी निकल आएगा, जो कि क्या है हमारी नेशनल इनकम। ठीक है। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड से रिगार्डिंग कुछ प्रिकॉशंस है, ये भी बिल्कुल सेम है जो हमने पीछे दोनों मेथड के पढ़े थे। तो सिर्फ इसमें पहला यही है कि फाइनल एक्सपेंडिचर जो होता है जो हम गुड्स पे करते हैं, फाइनल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो ही सिर्फ इसमें काउंट होता है। इंटरमीडिएट गुड्स पे जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो काउंट नहीं होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो रॉ मटेरियल्स हैं ये सब हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते। फाइनल गुड्स जो होता है जो एंड यूजर्स के लिए होता है वो सिर्फ काउंट होता है। सेकेंड हैंड गुड्स, जो भी सेकेंड पॉइंट है कि सेकेंड हैंड गुड्स पे जो आप खर्चा करते हो, सेकेंड हैंड गुड्स जो आप खरीदते हो उसकी वैल्यू काउंट नहीं होती नेशनल इनकम में, लेकिन उसकी कमीशन जो होती है सेकेंड हैंड गुड्स पे जो कमीशन मिलती है वो काउंट होती है, लेकिन उस गुड की वैल्यू काउंट नहीं होती है। शेयर ऑन बॉन्ड पे जो खर्चा होता है वो काउंट नहीं होता, लेकिन शेयर और बॉन्ड पे जो ब्रोकरेज होती है वो काउंट होती है। शेयर और बॉन्ड आपने खरीदे वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, लेकिन ब्रोकरेज काउंट होगी। ट्रांसफर पेमेंट जितनी भी होती है, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सब काउंट नहीं होता है। इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब एक्सपेंडिचर जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हमने गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब भी काउंट होते हैं। जैसे कि फार्मर ने व्हीट प्रोड्यूस करा अपने लिए तो वो सब काउंट होगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द जीडीपी, मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे, दोनों पे हमें कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दी हुई है हमें, नेट एक्सपोर्ट्स दिए हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं, डेप्रिसिएशन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। तो पहले हम क्या निकालना है, मार्केट प्राइस पे यानी जीडीपी एमपी निकालना है हमको। निकाल लेते हैं ग्रॉस। इसमें हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, नेट एक्सपोर्ट्स आएंगे, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ आ जाएगा। तो इनको लिख लेते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या वैल्यू है इनकी, 90, 10, 350 एंड 100।
90, 10, 350 एंड 100, तो ये हमारा आ गया 550 करोड़। जीडीपी एमपी निकाल लिया हमने। दूसरा हमको बोला था जीडीपी एफसी, फैक्टर कॉस्ट पे भी बोला था ना हमको जीडीपी एफसी। तो जीडीपी एफसी निकालने के लिए जीडीपी एमपी में से सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ही माइनस करने होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। जीडीपी एमपी हमने 550 निकाला, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे गिवन है 5, तो ये निकल के आ गया हमारा 545 करोड़। तो हमने दोनों निकाल दिए हैं। तो यहीं तक था। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।